ऐसे 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 गोल 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 घुमा रहा हो। ये देखो अपने बॉडी को इसी टाइम किसी और प्लैनेट पे लेके जाता हूँ, किसी और प्लैनेट पे। अभी आपको पता नहीं है, देखो बीच में ये आके परेशान कर रहा है ये। सो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले ग्रेविटेशन। गाइस अगर आपने अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लैंग्वेजेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो बन चुका है, जाके आप देख के कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो फर्स्ट डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भाई मैं ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा हूं ना, ये भी मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन है। अगर मैं साइंस के टर्म में एक्सप्लेन करना चाहूं तो कोई भी पार्टिकल सर्कल के सरकमफेरेंस पे ऐसे चक्कर काट रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे 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 घूम रहा है, मतलब ये एक तरह से सर्कल का क्या हो गया? सरकमफेरेंस हो गया। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। जैसे हमारा अर्थ अर्थ भी चक्कर काटता है, सन का चक्कर काटता है, ऐसे गोल 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 चक्कर काटता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ द पार्टिकल along the circumference of the circle is called circular motion। अब बात करते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स की। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए गाइस मैं समझाना चाहूंगा, ऐसे मेरे पास तो अभी यही पड़ा हुआ है तो इसी से समझाते हैं। मान लो हमने इसको, मैं यहाँ रख देता हूँ, पहले इसको भी यहाँ रख देता हूँ। ये देखो ये लिया मैंने, क्या बोलते हैं? और ऐसे 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 गोल 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 घुमा रहा हूँ। ये देखो गोल गोल घूम रहा है कि नहीं? और क्या लग रहा है? गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। मतलब ये सर्कुलर मोशन भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट सर्कुलर मोशन के साथ ही गाइस इसको फोर्स कहां से मिल रहा है? इसके सेंटर से मिल रहा है। इसको फोर्स कहां मिल रहा है? सेंटर से मिल रहा है। मतलब इसका फोर्स अंदर की तरफ है। इसका फोर्स कहां है? अंदर की तरफ है। तो जिसका भी फोर्स सेंटर के टूवर्ड हो, मैंने ऐसे पकड़ के रखा था गाइस। कैसे पकड़ के रखा था? ऐसे पकड़ के रखा था, ऐसे ऐसे पकड़ के रखा था, ऐसे पकड़ के रखा था। और इसका फोर्स कहां था? मेरे ये सेंटर हो गया, ये जो मैंने पकड़ के रखा वो सेंटर हो गया, तो इसकी तरफ था। तो ऐसा ऐसा कोई भी मोशन, ऐसा कोई भी फोर्स जो कहां हो? सेंटर की तरफ हो, और वो क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो वैसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब जो फोर्स सेंटर की तरफ हो, जैसे मैंने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा था, और ये स्ट्रिंग को मैंने से पकड़ के रखा, और ये फोर्स अंदर की तरफ है, तो और ये गोल 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 ऐसा घूम रहा था। अगर मैं यहां से छोड़ देता तो भाई वो डायरेक्ट स्ट्रेट जाके नीचे गिर जाता है, क्योंकि मैंने जहां से पकड़ के रखा है वहां से मैं उसको रिलीज करता तो वो डायरेक्ट जाके नीचे गिरता। तो आपको याद क्या करना है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका जो फोर्स है इट इज डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल की तरफ अगर उसका फोर्स है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अक्रम इनको हटा दो, आरो नहीं तो भी चोट लग जाएगा। आगे नेक्स्ट हम चलते हैं केपलर फर्स्ट लॉ, केपलर सेकंड लॉ और केपलर थर्ड लॉ की तरफ। तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या कहता है? केपलर बाबा क्या कहते हैं? केपलर बाबा टोटल 3 लॉ के बारे में उन्होंने बताया। पहले लॉ में केपलर बाबा ये बताते हैं कि जो प्लैनेट्स होता है, प्लैनेट जिसमें चक्कर काटता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं। तो जो प्लैनेट होता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब इलिप्स में घूमता है, और इलिप्स के पास एक नहीं दो फोकस होता है। तो क्या बोला मैंने? यहां मैं समझा देता हूं। ये हो गया हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट, और प्लैनेट ऐसी ऑर्बिट में ऐसे 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 गोल 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 चक्कर काटता है। और ये जो इलिप्स होता है इसके पास एक नहीं 2 फोकस होता है, और ये 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे हमारा सन क्या होता है? सिचुएटेड होता है, या तो इस पे या तो इस पे। जब ये गोल 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 चक्कर इलिप्टिकल ऑर्बिट में गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो उस टाइम इलिप्स के पास एक फोकस नहीं 2 फोकस होता है। तो सन या तो यहां सिचुएटेड होगा या तो यहां सिचुएटेड होगा। ऐसा कौन बोला? केपलर। केपलर बोलते हैं 101%, या तो इस फोकस पे सिचुएटेड होगा या तो इस फोकस पे सिचुएटेड होगा। तो केपलर फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन किसी एक फोकाई पे सिचुएटेड होगा, और यही केपलर बाबा फर्स्ट लॉ के थ्रू बोलते हैं। SOF याद रख सकते हो, सन एट वन ऑफ द फोकाई। समझ में क्लियर? अब चलते आगे। नेक्स्ट केपलर सेकंड लॉ। केपलर सेकंड लॉ में क्या बोला जाता है कि जब भी हम प्लैनेट और सन के बीच में, हम बात तो इन्हीं की करते हैं ना, लाइन ज्वाइन करते हैं। लाइन ज्वाइन जैसे हमने किया तो हमें क्या पता चला? देखो भाई एग्जांपल बता रहा हूं। 1 घंटे में 1 किलोमीटर कवर करेगा, तो 2 घंटे में भी दूसरे घंटे में भी 1 किलोमीटर कवर करेगा, तीसरे घंटे में भी 1 किलोमीटर कवर किया, चौथे घंटे में भी 1 किलोमीटर कवर करेगा। मतलब सिर्फ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, जितना एरिया पहले घंटे में कवर करेगा उतना ही एरिया दूसरे घंटे में कवर करेगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे आप याद रख सकते हो कि 1 घंटे में जितना कवर करेगा उतना ही दूसरे घंटे में ही कवर करेगा। मतलब सिर्फ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
को शॉर्ट में आप इस तरह से याद रख सकते हो, स्विफ्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यही था हमारा केपलर सेकंड लॉ। अब चलते गाइस थर्ड लॉ के, और थर्ड लॉ में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मैंने बच्चों को हमेशा एक ही बोला है कि हमेशा ये याद रखो, ओके, ये इतना याद रखो। ये हो गया हमारा 2 मतलब स्क्वायर, ये हो गया हमारा पीरियड, ये हो गया हमारा प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल मतलब दोनों ऊपर ही है तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये है 3 मतलब क्यूब। ये आर हो गया मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्योंकि ये पूरे टॉपिक के अंदर प्लैनेट और सन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसके अंदर ये जो डिस्टेंस होगा, मीन डिस्टेंस होगा, मतलब एवरेज डिस्टेंस, पूरा उसने डिस्टेंस कवर किया, उसका एवरेज निकालते हैं, तो इसको हम मीन डिस्टेंस बोलते हैं। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब कैसे स्टेटमेंट बनेगा, अगर मैं स्टेटमेंट आपको बनाना चाहूँ और बताना चाहूँ तो बस इतना याद रखो। देखो ये देखो ऐसा हम कर देते हैं, स्क्वायर ऑफ पीरियड, स्क्वायर ऑफ पीरियड, मैंने बोला ये टी मतलब पीरियड है, स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। हो गया थर्ड लॉ। इतना क्या टेंशन नहीं है भाई, क्या ही टेंशन है। जब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या डिस्टेंस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब टाइम पीरियड कम होता है तो डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कम होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, कम होगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, पर अगर ऊपर और नीचे रहता तो एक बढ़ेगा दूसरा क्या होता है, कम होता है। ये दिमाग में रखना है। थर्ड लॉ में बस इतना सही याद रखना है, इतना सही आपको याद रखना है। स्क्वायर ऑफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है एग्जाम में, जो सॉल्व करने के लिए इसको पूरा कंप्लीट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। जब भी गाइस हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो दो चीजें हमेशा लगती है, हमेशा याद रखो। एक होता है इक्वल, और दूसरा होता है कांस्टेंट। ओके, जब भी मैं क्या करूंगा, इस आर क्यूब को नीचे ले लूंगा, ये निकल जाएगी हमारी कांस्टेंट की वैल्यू। ओके, ये हो जाएगी हमारी कांस्टेंट की वैल्यू। तो गाइस इस तरह से हमें क्या करना है, चीजों को सॉल्व करना है। अब देखो, ये देखो ये आपका, और ये जो स्टेटमेंट है ये, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर डायग्राम है। तीनों लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, केपलर फर्स्ट, केपलर सेकंड, केपलर थर्ड को एक्सप्लेन करने के ये डायग्राम आपको जरूर ड्रॉ करके रखना है। अभी आपको पता नहीं है, देखो बीच में ये आके परेशान कर रहा है, ये इसलिए मेरा ध्यान इधर उधर जा रहा है। मत कर, तो बाहर जाओ। इसके बाद गाइस चलते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको हम समझ लेते हैं क्या था। इसको समझने के लिए मुझे इसको नीचे लेना पड़ेगा और बाकी सबको ऊपर लेना पड़ेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सो गाइस न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में क्या है, क्या चीज है, उसको हम समझने वाले। सबसे पहले गाइस कि हमने यहाँ दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d कंसीडर कर लिया। एक ऑब्जेक्ट का मास हमने m1 ले लिया, दूसरे का मास m2 ले लिया। ओके, तो न्यूटन बाबा ने क्या किया है, क्या बोला है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अंदर, उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया गाइस कि ये देखो, पहले मैं इसको लिख देता हूं, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं। ये देखो, मैंने बोला था कि जो चीजें ऊपर ऊपर हो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब दोनों चीजें बढ़ेगी। और एक जो ऊपर और नीचे हो, एक में डायरेक्टली, और एक जो ऊपर और नीचे हो, वो जो रिलेशन होगा इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और ये दोनों के बीच का रिलेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चीजों को चलो हम समझते हैं अच्छे से। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। दोनों जो मास है उनका प्रोडक्ट, देखो मल्टीप्लाई दिया हुआ ना, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। ओके, देखो फिर से, ग्रेविटेशनल फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, दोनों मास का प्रोडक्ट करना है, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, कि जो डिस्टेंस है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ कि ये है क्या, तो बताना चाहूंगा कि देखो, अगर 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 ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा, मतलब डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब मैं अगर अर्थ के नजदीक आ रहा हूँ, मतलब क्या हो रहा है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
और डिस्टेंस जब कम होगा तो फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है। जब मैं अर्थ के नजदीक आ रहा हूँ, अर्थ के नजदीक आ रहा हूँ तो मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा ना, और बढ़ेगा उस टाइम डिस्टेंस क्या हो रहा है, मेरा कम हो रहा है। बट वही अगर मैं दूर जा रहा हूँ, डिस्टेंस क्या हो रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है फोर्स क्या होगा, मेरा डिक्रीज होता जाएगा। ये हो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सिंपल सी बात है, जितना मास बढ़ेगा, जितना ज्यादा मास बढ़ेगा उतना ज्यादा फोर्स बढ़ेगा, इसलिए दोनों के बीच में, मास और फोर्स के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर इधर का भी बढ़ेगा तो इधर का भी बढ़ेगा। अगर मास कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगा। और ये दोनों के बीच का रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैंने बता दिया कि डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा अर्थ से, उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो पूरा सिस्टमैटिक देख लेते हैं। Gravitational force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो मैंने बार बार बोला दो चीजें लगती है, इक्वल और कांस्टेंट। तो इक्वल लगा दिया और यहाँ कांस्टेंट का साइन, मतलब यहाँ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो मैंने कैपिटल जी लगाया। और यही है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब गाइस अगर हमें ये पूछा कि अगर हमें ये एक्सप्लेन करने के लिए बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, तो क्या करना है, बस ये जी ऐसे ही रखेंगे, ये डी डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में था, इक्वल की साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अगर मुझे इसका यूनिट पूछा तो यूनिट खुद से निकाल सकते हो। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस मतलब एक तरह का लेंथ होता है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। m1 m2 ये क्या केजी है, तो ये मतलब मास है तो केजी स्क्वायर। ये हो गया हमारा g का यूनिट। g मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके गाइस, और इसकी जो वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है। अगर आप याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जितना मैंने बताया उतना काफी है। अब चलते हैं आगे गाइस। मास देखो, अगर मुझे मेरे अंदर जितना मास है, अगर इसी टाइम मुझे किसी और प्लैनेट पे उठा के लेके जाओ ना, तो मेरे अंदर का मास बिल्कुल चेंज नहीं होने लगा। आरो देखना वो बंद ना करें। सो मास गाइस, अभी वो छोटे को छोड़ के आया मैं अंदर, बहुत परेशान कर रहा था। तो गाइस मास क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर मैं अपने बॉडी को इसी टाइम किसी और प्लैनेट पे लेके जाता हूँ, किसी और प्लैनेट पे उठा के लेके जाता हूँ, तो भाई सिंपल सी बात ये दिमाग में रख लो कि मेरा मास चेंज नहीं होगा। जो मेरे अंदर मैटर प्रेजेंट है वो चेंज होने वाला नहीं है। तो मास मतलब क्या होता है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, मेरे अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और जो मास का ऐसा यूनिट होता है वो होता है केजी। अब देखो यहाँ बहुत बार तुम लोग अभी स्कूलों में वेट को यूज करते थे, पर एक्चुअल मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी होता है। और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो कितने टाइप की क्वांटिटीज होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, स्केलर होता है, दूसरा वेक्टर होता है। स्केलर मतलब जिसको डिफाइन करने के लिए, बस उसको डिफाइन अगर मुझे करना है, उस क्वांटिटी को डिफाइन करना है, तो बस किसकी जरूरत पड़ती है, मास की जरूरत पड़ती, मतलब बस ओनली नंबर की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं 70 kg का हूं, तो आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे। और आप मुझसे थोड़ी बोलोगे सर 70 kg किधर है, लेफ्ट साइड में हो, राइट साइड में, अपर साइड में, लोअर साइड में, ऐसा तो नहीं बोलने वाले हो ना। अगर मैंने 60 kg बोला तो आप कंप्लीटली समझ जाओगे। तो जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए बस एक नंबर की जरूरत पड़ती है, ना कि डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जिसको नंबर और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसको एक न्यूमेरिकली नंबर की जरूरत पड़ेगी, मतलब मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? इसलिए मास को बस एक मैग्नीट्यूड से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए मास कैसा होता है, देखो बोलो ना, सिंपल है यार। मैं बोलूं, आप मुझे बताओगे सर मेरा दोस्त ना 100 kg का है, तो मैं उससे आपसे थोड़ी ये पूछूंगा भाई बताओ आपका दोस्त अपर साइड 100 kg है, लोअर साइड 100 kg है, इस साइड 100 kg, ये थोड़ी पूछूंगा, नहीं पूछूंगा ना। तो उसके डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ओके, और इसके बाद गाइस ये जो मास की वैल्यू होती है वो हर जगह सेम होती है, मैंने पहले ही बता दिया। इवन हम लोग अगर प्लैनेट भी चेंज करेंगे, प्लेस भी चेंज करेंगे, प्लैनेट भी चेंज करेंगे, तो भी इसकी वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। और जितना ज्यादा हम मास बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इसके अंदर क्या होगा, इनर्शिया बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा मास बढ़ाएंगे उतना ज्यादा इनर्शिया बढ़ता जाएगा। इनर्शिया मतलब मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, मान लो सामने मेरे हाथी बैठा है, सामने मेरे सामने एक मोटा सा हाथी बैठा हुआ है, हाथी है ना, एक सामने हाथी बैठा हुआ है, वो उस हाथी का मास ज्यादा है, उस हाथी का मास क्या ज्यादा है, और मास ज्यादा है तो उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा,
और अगर एक बार मोशन में चला गया तो मोशन में रहेगा। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। ओके, हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया। तो गाइस ये सभी पॉइंट्स है और ये सभी चीजें आपको नोट्स मिलने वाला है आपके टेलीग्राम में, स्पेशल टेलीग्राम बनाया, जाके उसको देख सकते हो। अब जस्ट इसके अपोजिट चलते हैं, वेट। वेट देखो, वेट एक तरह का फोर्स होता है। आप चाहिए तो ये डेफिनेशन आराम से याद रख सकते हो। ओके, वेट इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। और वेट एक तरह का फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसी को हम वेट बोलते हैं। समझा? द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। ओके, जिस फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको ही हम उसका क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। समझ में? मैं बताना क्या चाहता हूं, वेट एक तरह का फोर्स है। समझ में? अभी तक वेट का यूनिट हम लोग केजी यूज करते थे। हो सकता है आप स्कूलों में आपसे पूछा जाता होगा, भाई आपका वेट कितना है, तो आप बोलते मेरा 60 केजी है। बट एक्चुअल जो केजी वर्ड यूज करते थे गलत था, क्योंकि वेट एक तरह का क्या था, फोर्स था। क्या था? फोर्स था। तो आप सिंपल डेफिनेशन ये भी रख सकते हो, वेट इज डिफाइंड एज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। मास एंड ग्रेविटी, और तो ये फोर्स है, इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और आप सभी को बताना चाहूंगा कि देखो वेट बनता किससे, मास और ग्रेविटी को जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा बनता है वेट। तो मास तो हर जगह सेम होता है, पर ग्रेविटी प्लेस टू प्लेस क्या होती है, चेंज होती रहती है। और अगर ग्रेविटी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज हो रही है तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो मास 5, ग्रेविटी एक जगह 2 है, तो मैंने 5 2 10 न्यूटन वेट आ गया। फिर मान लो मास, वही मास को मैं उठा के ऐसी जगह लेके गया जहां ग्रेविटी और दूसरी अलग है, तो वहां मान लो ग्रेविटी 10 है, मास चेंज नहीं होगा पर ग्रेविटी हर जगह चेंज हो रहा है, तो 5 10 50 न्यूटन। तो कहने का मतलब क्या है कि वेट, जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हर जगह का क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, क्लियर? तो भाई यहाँ लिखा है कि द वैल्यू ऑफ जी सेम इज एवरीवेयर, हर जगह क्या होता है, सेम होता है। और जो वेट होता है वो प्लेस टू प्लेस क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये पूरी चीज आप कंप्लीट करके मुझे मेंशन कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। अगर आपको नोट चाहिए तो प्लीज जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो, इसका आपका स्पेशल टेलीग्राम मैंने बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।